हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। और जैसा कि आपको पता है, मेरा नाम विकास है और अपने चैनल पे मैं 10th क्लास के बच्चों के लिए साइंस की वीडियोस लेकर आता रहता हूं। तो इससे पहले वाले वीडियो में मैंने ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है कि जैसे ही आप किसी वायर के अंदर, किसी स्ट्रेट कंडक्टर के अंदर करंट का फ्लो कराते हो तो उसके चारों तरफ क्या क्रिएट हो जाती है, तो मैग्नेटिक फील्ड। और इस वाले वीडियो में मैं डिस्कस करने वाला हूं तो ऐसे कौन कौन से फैक्टर हैं जिसपे स्ट्रेंथ ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड डिपेंड करती है। और हमें केवल स्ट्रेट कंडक्टर के बारे में ही नहीं पढ़ना है, हमें सर्कुलर लूप और सोलेनॉइड सबके बारे में इस वीडियो में मैं अच्छी तरह से डिस्कस करने वाला हूं। तो आप जरूर स्टार्टिंग से लेकर एंड तक मेरे साथ वीडियो में बने रहे ताकि आपको सारी चीजें अच्छे से समझ में आए और इसका फायदा आपके आने वाले पेपर में जरूर आपको मिले। अब देखिए, ये जो है, ये मेरे हाथ में एक पेंसिल है और आप सपोज करो कि ये कोई करंट कैरिंग कंडक्टर है, तो ऑब्वियसली इसके चारों तरफ क्या क्रिएट हो जाएगी, मैग्नेटिक फील्ड। जैसे ही मैं किसी भी स्ट्रेट कंडक्टर के अंदर करंट का फ्लो कराऊंगा तो इसके चारों तरफ क्या क्रिएट हो जाएगी, मैग्नेटिक फील्ड। अब आपसे मैं एक क्वेश्चन पूछ रहा हूं कि ऐसे कौन कौन से फैक्टर हैं, ऐसे कौन कौन से फैक्टर हैं जिसपे स्ट्रेंथ ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड डिपेंड करेगी, आप बताओ। तो पहला क्या आपके फैक्टर आपके दिमाग में आएगा, तो पहला तो ये है कि जितने ज्यादा वोल्ट की बैटरी लगाओगे इसके चारों तरफ जो भी मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट होगी उसका स्ट्रेंथ उतना ज्यादा होगा। अगर आपने बहुत कम स्ट्रेंथ वाली बैटरी लगाई है इसके साथ तो ऑब्वियसली करंट का फ्लो क्या होगा, थोड़ा कम होगा। इस कारण से मैग्नेटिक फील्ड का स्ट्रेंथ भी क्या होगा, कम। आई बात समझे। जब आपने ज्यादा वोल्ट की बैटरी लगाई है किसी भी स्ट्रेट कंडक्टर से तो उसके अंदर करंट का फ्लो क्या होगा, ज्यादा। ऑब्वियसली करंट के फ्लो के ज्यादा होने के कारण इसके चारों तरफ जो भी मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट होगी उसका भी स्ट्रेंथ क्या होगा, ज्यादा। इसका मतलब क्या है, स्ट्रेट कंडक्टर के केस में, किसके केस में, स्ट्रेट कंडक्टर के केस में जो मैग्नेटिक फील्ड है कौन कौन से फैक्टर पर डिपेंड करेगी। पहला फैक्टर क्या होता है, करंट। देखिए करंट पे कैसे डिपेंड करेगा मैं बता ही चुका हूं। तो मैग्नेटिक फील्ड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रिक करंट फ्लोइंग थ्रू द कंडक्टर। ये बी क्या है, जो बी है ये स्ट्रेंथ ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड को रिप्रेजेंट करने के लिए बी यूज करा जाता है। यानी मोर द अमाउंट ऑफ करंट फ्लोइंग थ्रू द कंडक्टर ग्रेटर विल बी द स्ट्रेंथ ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड। आई बात समझ में। अब दूसरा फैक्टर आप बताइए, दूसरा ऐसा कौन सा फैक्टर है जिसमें स्ट्रेट कंडक्टर के अंदर जब आप करंट का फ्लो कराओगे तो उसके चारों तरफ मैग्नेटिक फील्ड का स्ट्रेंथ डिपेंड करेगा, आप सोच के बताइए। तो इसका दूसरा फैक्टर मैं आपको बता देता हूं। दूसरा फैक्टर क्या है कि यानी कोई भी जो ऑब्जेक्ट है जिसपे मैग्नेटिक फील्ड का स्ट्रेंथ एक्सपीरियंस हो रहा है तो वो ऑब्जेक्ट जितना इसके पास होगा मैग्नेटिक फील्ड का स्ट्रेंथ उतना ज्यादा। अगर ये कंडक्टर है और ऑब्जेक्ट यहां पर है, दूर है एकदम, जिसका मतलब क्या होगा, यहां पर मैग्नेटिक फील्ड का स्ट्रेंथ क्या होगा, कम। आई बात समझे। इसको आप लिखोगे कैसे पेपर में, तो सेकेंड फैक्टर क्या है, तो डिस्टेंस फ्रॉम द कंडक्टर। क्या लिखोगे, डिस्टेंस फ्रॉम द कंडक्टर। और ये इस पर कैसे डिपेंड करता है, तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल 1/r। देखिए ये है कोई स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर, इसके चारों तरफ मैग्नेटिक फील्ड ऐसे क्रिएट होगी तो रेडियस की वैल्यू जितनी ज्यादा होगी, यानी कि डिस्टेंस जितना ज्यादा होगा स्ट्रेंथ ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड उतनी क्या होगी, कम। कंडक्टर के जितने पास खड़े रहेंगे, कंडक्टर के जितने पास खड़े रहेंगे मैग्नेटिक फील्ड का स्ट्रेंथ उतना ज्यादा होगा। कंडक्टर से दूर जितना ज्यादा ऑब्जेक्ट होगा मैग्नेटिक फील्ड का स्ट्रेंथ उतना कम होगा। तो यही आपको लिखना है, द स्ट्रेंथ ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द डिस्टेंस फ्रॉम द कंडक्टर। आई बात समझ में। अब हमें क्या करना है, अब वायर को स्ट्रेट नहीं रखना है, वायर को क्या करना है, सर्कल के फॉर्म में बना देना है। तो सर्कल के फॉर्म में आपने वायर को सर्कुलर लूप बना दिया और सर्कुलर लूप बनाने के बाद उसके अंदर करंट का फ्लो कराया। तो जब मैग्नेटिक फील्ड जो क्रिएट होगी वो किन किन फैक्टर पर डिपेंड करेगी, अब हमें ये पढ़ना है। अब देखिए, आपको वायर को जो है स्ट्रेट नहीं रखना है, वायर को सर्कल के फॉर्म में कन्वर्ट कर देना है। फिर उसके बाद उसके अंदर करंट का फ्लो करना है। देखिए यहां पर मैंने एक डायग्राम बनाया हुआ है। देखिए मैंने वायर को सर्कल के फॉर्म में कर दिया और इसको बैटरी से ज्वाइन कर दिया। इसके एक एंड को बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से और दूसरे एंड को बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से मैंने ज्वाइन कर दिया। तो ऑब्वियसली इस वायर के चारों तरफ मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट हो जाएगी। आई बात सुनिए। अब इसी के बारे में हमें पढ़ना है। तो आपको ये याद रखना है, आपको क्या याद रखना है कि सर्कुलर लूप में
जहां पर भी आपको डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड पता करना है तो आप क्या यूज करोगे, तो मैक्सवेल्स राइट हैंड थंब रूल। फॉर एग्जाम्पल, अगर यहां पर मुझे इस वायर के अंदर यहां पर अगर क्या पता करना है, डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, तो मैं यहां पर क्या यूज करूंगा, मैक्सवेल्स राइट हैंड थंब रूल। क्योंकि मैंने इससे पहले वाली वीडियो में डिस्कस करा हुआ है, मैक्सवेल्स राइट हैंड थंब रूल के हेल्प से आप डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इजीली पता कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल, अगर इस पॉइंट पे मुझे पता करना है डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड क्या है, तो मैं क्या यूज करूंगा, मैक्सवेल्स राइट हैंड थंब रूल। और वहां पर मैंने क्लियरली आपको बताया हुआ है कि आप राइट हैंड का यूज करके डायरेक्शन ऑफ करंट की तरफ थंब कर दो, और डायरेक्शन ऑफ जो फिंगर है ये क्या रिप्रेजेंट करेगी, डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। देखिए फॉर एग्जांपल, इस पॉइंट पर मुझे डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड पता करना है यहां पर, तो यहां पर डायरेक्शन ऑफ करंट मैं देखूंगा किधर है, ऊपर की तरफ है, तो ऑब्वियसली मैं क्या करूंगा ना, इस थंब को ऊपर की तरफ कर दूंगा। फिर क्या देखूंगा, डायरेक्शन ऑफ फिंगर किस तरफ जा रही है, तो ऑब्वियसली देखिए फिंगर कैसे जा रही है, एंटी क्लॉकवाइज जा रही है ना, एंटी क्लॉकवाइज। यानी इस पॉइंट पे यहां पर जहां पर डायरेक्शन ऑफ करंट अपवर्ड है, यहां पर डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, एंटी क्लॉकवाइज। वही मैंने यहां पर एरो जो ये कॉन्सेंट्रिक सर्कल जो ड्रॉ करा है ना, ये डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड को रिप्रेजेंट कर रही है। अब देखिए, अगर मुझे इस पॉइंट पर पता करना है, सर्कुलर लूप की इस पॉइंट पर पता करना है कि डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड क्या है, तो मैं क्या करूंगा, ऑब्वियसली यहां पर देखूंगा डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट क्या है। तो मुझे दिख रहा है कि इस पॉइंट पर डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इस तरफ है, इसकी तरफ, इस तरफ। तो आप क्या करोगे, सिंपली राइट हैंड के थंब को उस तरफ कर दोगे जिधर डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट है, तो कर्व फिंगर अपने आप जो रिप्रेजेंट करेगी ना, वो ही डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड होगा। आई बात समझिए। अब देखिए, अगर इस पॉइंट पर मुझे पता करना है कि डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड क्या है, तो मैं क्या करूंगा, डायरेक्शन ऑफ करंट, यहाँ डायरेक्शन ऑफ करंट क्या है, नीचे की तरफ, तो नीचे की तरफ मैं थंब करके ये देखूंगा कि डायरेक्शन ऑफ फिंगर किधर जा रही है। तो देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है, क्लॉकवाइज जा रहा है। इस कारण से यहां पर जो डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड है वो क्या होगा, क्लॉकवाइज। आई बात समझ में। Wherever you have to find the direction of magnetic field in a circular loop, what you will use? You will use the Maxwell's right hand thumb rule to know the direction of magnetic field. आई बात समझ में। आप बताइए, ऐसा कौन कौन सा फैक्टर है जिन पे स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इन अ सर्कुलर लूप डिपेंड करेगा। पहला तो वही वाला फैक्टर है जो मैंने इससे पहले बताया हुआ था, तो मैग्नेटिक फील्ड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रिक करंट। अगर ज्यादा वोल्ट की आपने बैटरी ली हुई है तो ऑब्वियसली जो मैग्नेटिक फील्ड का जो स्ट्रेंथ है वो क्या होगा, ज्यादा। ठीक है, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट वही है जो मैंने इससे पहले वाले में स्ट्रेट कंडक्टर के केस में बताया था, यानी जो भी ऑब्जेक्ट है वो इस सर्कुलर लूप के कितने पास है, जितना ज्यादा पास होगा मैग्नेटिक फील्ड का स्ट्रेंथ उतना ज्यादा होगा। आई बात समझ में। तो दूसरा तो वही फैक्टर हो गया, मैग्नेटिक फील्ड, द स्ट्रेंथ ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द डिस्टेंस फ्रॉम द सर्कुलर लूप। आई बात समझ। अब देखिए थर्ड फैक्टर जो है, थर्ड फैक्टर वो क्या है, तो नंबर ऑफ टर्न्स। यहां पर जो है ना, मैंने एक बारी बस सर्कुलर लूप बनाया हुआ, एक वायर का सर्कुलर लूप बनाया हुआ है। तो आपको मैं याद दिला दूं, 15 अगस्त के टाइम में हम क्या करते हैं, मांझा अपने हाथ पे ऐसे ऐसे लगा देते हैं ना, ऐसे 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 ऐसे। देखिए एक वायर है और मैंने इसको 5-7 बार ऐसे लपेट दिया, ठीक है ना। इसके दो एंड है, एक एंड को मैंने क्या करा, बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से और दूसरे एंड को बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से ज्वाइन कर दिया। आई बात समझ में। तो क्या होगा, अगर मैं सिंगल टर्न रखूं तो क्या होगा, अगर मैंने बहुत बारी टर्न कर दिया तब क्या होगा। तो ऑब्वियसली जितना ज्यादा बारी आपका टर्न होगा, जितना ज्यादा बारी आपने जो सर्कुलर लूप बनाया है उसके अंदर नंबर ऑफ टर्न जितने ज्यादा होंगे, मैग्नेटिक फील्ड का स्ट्रेंथ उतना ज्यादा होगा। आई बात समझ में। तो थर्ड जो हमारा फैक्टर है वो है नंबर ऑफ टर्न्स। नंबर ऑफ टर्न्स, मोर द नंबर ऑफ टर्न्स इन अ सर्कुलर लूप, मोर द नंबर ऑफ टर्न्स in a circular loop, stronger will be the strength of the magnetic field. आई बात समझ में। अगर 10 टाइम्स हमने सर्कुलर लूप बनाने के लिए 10 बारी ऐसे लपेटा हुआ है वायर को, तो सिंगल टर्न के कंपैरिजन में जो मैग्नेटिक फील्ड का स्ट्रेंथ जो है वो 10 टाइम्स से स्ट्रॉन्गर होगा। चलिए अब मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूं सॉलिडॉइड के बारे में। तो आपने वो टक टक करने वाला पेन तो देखा ही होगा, तो उसके अंदर जो स्प्रिंग लगी होती है ना, उसी को हम क्या कहते हैं, सोलेनॉइड। तो उसका जो शेप होता है वो कैसा होता है, सिलेंड्रिकल। तो सोलेनॉइड का डेफिनेशन आप कैसे लिखोगे, जो मैंने यहां पर लिखा हुआ है, और ये क्वेश्चन है भी बहुत इंपॉर्टेंट। देखिए क्या है,
कि अ कॉइल ऑफ मैनी सर्कुलर टर्न्स ऑफ कॉपर वायर रैप्ड क्लोजली इन द शेप ऑफ द सिलेंडर इज कॉल्ड सोलेनॉइड। सबसे जो इंटरेस्टिंग बात है मैं आपको बताने वाला हूं, वो इंटरेस्टिंग बात क्या है कि जैसे ही आप सोलेनॉइड के अंदर करंट का फ्लो कराते हो तो ये जो है सोलेनॉइड जो है वो बार मैग्नेट की तरह बिहेव करने लग जाता है। देखिए ये मैं स्प्रिंग का ऐसा शेप बना रहा हूं, ये स्प्रिंग है और इसके एक एंड को आपने बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से ज्वाइन करा है और उसके दूसरे एंड को बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से ज्वाइन करा है। तो ऑब्वियसली मैंने अभी आपको क्या बताया, तो ये किसकी तरह बिहेव करेगा, बार मैग्नेट की तरह। तो जब ये बार मैग्नेट की तरह बिहेव करेगा तो ऑब्वियसली इसका एक एंड क्या होगा, साउथ पोल, और दूसरा एंड क्या होगा, नॉर्थ पोल। अगर आपको बताने के लिए कह दिया जाए कि आप बताओ जब ये बार मैग्नेट की तरह बिहेव करेगा तो इसका कौन सा एंड साउथ पोल और कौन सा एंड नॉर्थ पोल होगा, आप ये बताओ। तो इसमें देखिए इसका दो तरीका है। पहला बहुत आसान सा तरीका है कि आप एक बार मैग्नेट की हेल्प से दूसरे बार मैग्नेट की हेल्प से डिसाइड कर सकते हैं। कैसे, फॉर एग्जांपल ये जो मेरे हाथ में मार्कर है, मैं इसको सपोज कर लेता हूं कि ये बार मैग्नेट है। बार मैग्नेट का ये वाला जो एंड है हमें पहले से पता है, फॉर एग्जांपल ये नॉर्थ पोल है। तो मैं क्या करूंगा, बार मैग्नेट की नॉर्थ पोल को इसके एक एंड की तरफ ले जाऊंगा। आई बात समझिए। अगर ये अट्रैक्ट हो जाए, फॉर एग्जांपल अगर ये क्या हो जाए, अट्रैक्ट हो जाए, तो ये क्या हो जाएगा फिर साउथ पोल। क्यों, क्योंकि अनलाइक पोल अट्रैक्ट ईच अदर। ये मुझे पता है पहले से कि ये वाला जो एंड है ये बार मैग्नेट का नॉर्थ पोल है और ये वाला एंड अट्रैक्ट हो रहा है। इसका मतलब क्या हुआ, ये वाला जो एंड है सोलेनॉइड का जिसके अंदर करंट का फ्लो हो रहा है, ये क्या होगा, साउथ पोल, और उसके ऑपोजिट जो दूसरा वाला एंड है वो क्या हो जाएगा, नॉर्थ पोल। इस तरह से आप इजीली डिसाइड कर सकते हो कि हम करंट कैरिंग सोलेनॉइड का जो है कौन सा एंड साउथ पोल होगा और कौन सा एंड नॉर्थ पोल होगा। एक और दूसरा तरीका भी है, वो भी मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा। इसको हम क्या कहते हैं, क्लॉक रूल। देखिए क्लॉक रूल क्या है, बहुत बढ़िया से समझिए। देखिए साउथ पोल कैसे लिखते हैं, ऐसे लिखते हैं ना, ऐसे लिखते हैं। अब देखिए ध्यान से, यहां पर डायरेक्शन ऑफ जो करंट है ना वो ये एरो रिप्रेजेंट कर रहा है। तो डायरेक्शन ऑफ करंट क्या हो गया, देखिए ध्यान से, क्लॉकवाइज। डायरेक्शन ऑफ करंट क्या हो गया, क्लॉकवाइज। डायरेक्शन ऑफ करंट अगर क्लॉकवाइज हो तो वो वाला जो एंड है वो क्या होगा, साउथ पोल। और डायरेक्शन ऑफ करंट अगर एंटी क्लॉकवाइज हो, जैसे एन हम कैसे लिखते हैं, थोड़ा सा मैं इसको समझाने के लिए लिख रहा हूं। एन अगर आप ऐसे लिखो तो डायरेक्शन ऑफ करंट हमारा क्या हो गया, देखिए एंटी क्लॉकवाइज। डायरेक्शन ऑफ करंट क्या हो गया, एंटी क्लॉकवाइज। अगर डायरेक्शन ऑफ करंट हमारा क्या हो जाए, एंटी क्लॉकवाइज, the end of the solenoid where the direction of current is clockwise, that end will behave like south pole, and the end where the direction of electric current is anti-clockwise, that end of the solenoid will behave like north pole। ये मैंने एक पेपर लिया है और मैं ऐसा सपोज कर रहा हूं, ये मैंने एक पेपर लिया है और मैं ऐसा सपोज कर रहा हूं कि जो स्प्रिंग है ना वो इसके ऊपर है। आई बात समझिए। देखिए मैं मार्कर से मार्क कर रहा हूं। अब देखिए अब मैं क्या कर रहा हूं, इसके यहां पर फॉर एग्जांपल आप मानिए कि ऐसे जो है ना इसके चारों तरफ ये स्प्रिंग की जो वायर है कॉपर की वो लपेटी हुई है, पॉजिटिव इधर है और नेगेटिव इधर है। तो डायरेक्शन ऑफ करंट क्या होगा, जिधर मैं यहां पर एरो लगा रहा हूं यही हो जाएगा डायरेक्शन ऑफ करंट, क्योंकि मैंने यहां पर क्या बताया है, पॉजिटिव टर्मिनल, और इधर बताया है नेगेटिव टर्मिनल। तो डायरेक्शन ऑफ जो इलेक्ट्रिक करंट है वो क्या होगा, ऐसे फ्रॉम पॉजिटिव टर्मिनल टू द नेगेटिव टर्मिनल। आपको एरो दिख रहा है ना। अब देखिए मैं क्या कर रहा हूं, मैं इस वाले एंड को देख रहा हूं, इस वाले एंड को देखना है। अब देखिए ध्यान से, यहां पर जो डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट मैंने चेंज नहीं करा है। यहां पर एरो क्या है, देखिए यहां ध्यान से, यहां पर हमारा एरो का डायरेक्शन कैसा जा रहा है, एंटी क्लॉकवाइज। डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट क्या जा रहा है, एंटी क्लॉकवाइज। तो एंटी क्लॉकवाइज जब डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट है तो ये वाला एंड हमारा कैसा बिहेव करेगा, नॉर्थ पोल। क्योंकि मैंने पहले ही बताया था, इफ द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इज एंटी क्लॉकवाइज दैट एंड विल बिहेव लाइक नॉर्थ पोल। ये वाला एंड जो है सोलेनॉइड का वो होगा नॉर्थ पोल। अब देखिए मैं एरो के डायरेक्शन को नहीं छेड़ रहा हूं, अब मैं क्या कर रहा हूं, इस डायरेक्शन की तरफ देख रहा हूं। ये देखिए अब यहां पर मैंने देखा एरो का डायरेक्शन क्या है,
मैंने डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट को नहीं छेड़ा है। मैंने क्या देखा, अब डायरेक्शन ऑफ एरो किधर जा रहा है, देखिए यहां पर मैंने डायरेक्शन ऑफ, पहले मैं यहां देख रहा था, अब मैं यहां देख रहा हूं। यहां पर डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट क्या आपको नजर आ रहा है, देखिए यहां पर क्लॉकवाइज है ना, क्लॉकवाइज। देखिए एरो जो है ये क्या है, क्लॉकवाइज। तो जब डायरेक्शन ऑफ करंट जिस एंड पे क्या हो, क्लॉकवाइज, डायरेक्शन ऑफ करंट जिस एंड पे क्या हो, क्लॉकवाइज, वो वाला एंड क्या होगा, साउथ पोल। यानी ये वाला जो एंड है ये क्या हो जाएगा, साउथ पोल। ये वाला एंड क्या हो जाएगा, साउथ पोल। अब देखिए मैंने आपको अभी तक क्या बताया है कि जैसे ही आप करंट का फ्लो कराओगे तो उसके चारों तरफ क्या क्रिएट हो जाएगी, मैग्नेटिक फील्ड, और वो बार मैग्नेट की तरफ बिहेव करने लग जाएगा। लेकिन अगर आप ये चाहते हो कि जो भी बार मैग्नेट बना है उसका स्ट्रेंथ बहुत बढ़िया हो, तो ये जो इसको आप हॉलो मत छोड़ो, फिर इसके अंदर क्या करो ना, एक आयरन कोर डाल दो, सॉफ्ट आयरन इसके अंदर डाल दो, प्योर आयरन डाल दो। इससे फायदा क्या होगा, जो भी बार मैग्नेट यहां पर बनेगा वो बहुत बढ़िया बार मैग्नेट बनेगा। आई बात समझो, उसको हम क्या कहते हैं, जो भी इसके अंदर हम डालते हैं ना, उसको हम कहते हैं, जो भी इसके अंदर आयरन कोर आप डालोगे इसको हम कहते हैं कोर। क्या कहते हैं, कोर। आई बात समझे। तो यूजुअली अ सॉफ्ट आयरन और प्योर आयरन इज इंसर्टेड इनसाइड the current carrying solenoid so that the strength of the bar magnet becomes very good। आई बात समझ में। तो वैसे आप हॉलो छोड़ोगे तब भी बार मैग्नेट की तरह बिहेव करेगा ये, लेकिन उस समय जो इसका जो स्ट्रेंथ है उतना बढ़िया नहीं होगा। आई बात समझ में। अब देखिए, अब मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूं, जैसे ही आप सोलेनॉइड के अंदर करंट का फ्लो कराते हो तो इसके चारों तरफ क्या क्रिएट हो जाती है, मैग्नेटिक फील्ड, और वो मैग्नेटिक फील्ड बार मैग्नेट के मैग्नेटिक फील्ड के जैसी बनती है। अब यहां पर कौन कौन से फैक्टर हैं, पहला कौन सा फैक्टर है, तो ये हो जाएगा, देखिए, यानी कि स्ट्रेंथ ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रिक करंट। स्ट्रेंथ ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रिक करंट। जितने ज्यादा वोल्ट की बैटरी लगाओगे, जो भी यहां पर बार मैग्नेट बना है वो बहुत बढ़िया बार मैग्नेट बनेगा, और उसके मैग्नेटिक फील्ड का जो स्ट्रेंथ है वो क्या होगा, बहुत बढ़िया। अब जो दूसरा फैक्टर है वो कौन सा फैक्टर है, The strength of the magnetic field is directly proportional to the number of turns। Strength of the magnetic field is directly proportional to the number of turns। अब आपने एक सोलेनॉइड लिया है बट उसके अंदर नंबर ऑफ टर्न्स ही बहुत कम है, तो क्या होगा, जो भी बार मैग्नेट बनेगा करंट के फ्लो कराने के बाद वो उतना बढ़िया बार मैग्नेट नहीं बनेगा, या फिर ऐसे आप कह सकते हो द स्ट्रेंथ ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड उतनी अच्छी नहीं होगी, क्योंकि नंबर ऑफ टर्न्स क्या है, बहुत कम। इसी के कॉन्ट्रास्ट में अगर नंबर ऑफ टर्न ज्यादा होंगे, यहां पर नंबर ऑफ टर्न्स क्या होंगे, ज्यादा, तो जो भी बार मैग्नेट बनेगा यानी कि मैग्नेटिक फील्ड का जो स्ट्रेंथ है वो क्या होगा, बहुत बढ़िया। ठीक है ना। सेकंड पॉइंट ये है। तीसरा क्या है, नेचर ऑफ कोर मटेरियल। थर्ड पॉइंट क्या है इसका, नेचर ऑफ कोर मटेरियल। नेचर ऑफ कोर मटेरियल। देखिए, नेचर ऑफ कोर मटेरियल पे कैसे डिपेंड करता है, मैंने आपको बताया था, अगर यहां पर इफ a soft iron is inserted as a core material inside the current carrying solenoid, then it becomes a very good bar magnet, or the strength of the magnetic field is very good। बहुत बढ़िया बार मैग्नेट बनता है अगर आप यहां पर सॉफ्ट आयरन यूज करते हो एज अ कोर मटेरियल। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद है आपको मेरी ये वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी, और अगर आप न्यू व्यूअर हैं तो जरूर मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि आने वाले दिनों में बहुत अच्छी अच्छी वीडियो आपके साथ मैं शेयर करने वाला हूं। थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग। थैंक यू वेरी मच।